Hello guys, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start lecture 2 of Lagrange mean values theorem. तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना पिछले क्लास में मतलब लेक्चर 1 के अंतर्गत जो है ना रोल्स थ्योरम के लैग्रेंज थ्योरम मीन वैल्यूज थ्योरम का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को किए थे, है ना। तो आज हम लोग जो है ना लेक्चर 2 के अंतर्गत जो है कुछ अच्छे प्रॉब्लम को देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एक बात बता दें यहाँ पे कि हमारे पास जो LMVT था, ठीक है, LMVT के अंतर्गत जो है ना दो कंडीशंस बताए थे उन्होंने लैग्रेंज मीन वैल्यूज के थ्योरम के अंतर्गत। हम लोग दो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है हमारे पास वो होता है कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन f(x) होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस विद इन अ क्लोज्ड इंटरवल। और इसका जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, वो f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन ओपन इंटरवल AB, ठीक है। तो इन दोनों के मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लेकर चलेंगे, इसमें हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, ठीक है, होगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो है इस लेक्चर के अंतर्गत जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेक्चर 2 के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है तो वो ये है कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इन द इंटरवल 0,1/2। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है गिवन में हमारे पास, ठीक है, वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन को लेकर के आप लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम को वेरीफाई कीजिए इस इंटरवल के अंतर्गत। तो हम लोग को तो पता है कि जो गिवन फंक्शन उसको कंटिन्यूस दिखाना रहता है और उसको डिफरेंशिएबल भी दिखाना रहता है, और साथ ही साथ एक वैल्यू हम लोग को c आता है जो इस इंटरवल के बीच में कहीं पे होता है, जिसके लिए एवरेज x की जो वैल्यू होता है मतलब एवरेज c की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, f(v) माइनस f(a) और अपॉन क्या होता है गैस b माइनस a। हम लोगों ने ना पिछले क्लास में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करा था। तो चलो इसको एप्लीकेशन लेकर हम लोग क्या करते हैं, यूज करके इसको बनाते हैं। तो देखो अगर हमारे पास f(x) की वैल्यू ये दिया है, हम लोगों ने लिखा यहाँ, और अगर एवरेज x यहाँ से फाइंड किया जाए तो देखो गैस इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। देखो अगर हमारे पास dy/dx ऑफ u(v)w होता है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो u(v) इंटू dy/dx ऑफ w प्लस vw इंटू dy/dx ऑफ u, और देन प्लस देन क्या होता है uw इंटू dy/dx ऑफ v। ये है हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है ना दो फंक्शन को छोड़ना होगा, मतलब दो टर्म इसमें जो आ रहा है प्रोडक्ट में उसे छोड़ना होगा ऐसे, एंड dy/dx ऑफ क्या कर देंगे इसे यानी x माइनस के 2, देन प्लस इस दो को छोड़ेंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2, और dy/dx किसका हो जाएगा गाइज, x का, है ना। देन प्लस dy/dx ऑफ यहाँ dy/dx नहीं लेंगे अभी, तो अगला दो टर्म हम लोग पहले इसको लिफ्ट करना होगा ना, इन दोनों को यहाँ से हटाते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 को छोड़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx ऑफ x माइनस 1। देखो हमने क्या करा इसमें कि इस फार्मूले पे इसे हमने ऑपरेट कर दिया, है ना। जो फार्मूला हमारे पास लिखी हुई है उस पर हम इसे क्या कर दिए, ऑपरेट कर दिए। तो अब देखो अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग एक पता ही होगा, जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट हम करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव करते हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो इस तरह से इसके कुछ फंडे होते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे x इंटू एक्स माइनस 1 जो है इसे छोड़ेंगे, और x माइनस 2 का जब हम डेरिवेटिव करते हैं गाइज तो x का डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, और 2 तो कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, तो मीन्स 1 माइनस 0 विल 1, है ना। यहाँ पे 1 लिख दिया, देन प्लस x माइनस 1 एंड x माइनस 2, यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा, अभी हमने बताया। और यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2 तो ठीक है, इसकी डेरिवेटिव x माइनस 1 का अगेन 1 होगा। अब देखो अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और 1, यहाँ से हो जाएगा 3 का x और प्लस का 2, एंड अगेन यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3x स्क्वायर होगा, 3 और 2 5 और 1 माइनस का 6x हो जाएगा, एंड अगेन क्या है प्लस का 2।
तो दिस इज आवर एफ डैश एक्स। देखो एफ डैश एक्स हम लोगों ने फाइंड करा है ना। अब देखो, अब जो फंक्शन दिया गया है तो उसको हमें पहले शो करना है, जो भी मतलब डिफरेंस कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल। तो क्लियरली एफ एक्स बीइंग अ polynomial function, so it will continuous in the closed interval कितना हमारे पास होगा 0,1/2 है ना। अब देखो, अब हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, वो भी एग्जिस्ट किया है ना। तो एज वेल एज, यहीं से मैं ऐड कर देता हूँ इसे, एज वेल एज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट है ना। क्लियरली एज वेल एज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, so it will differentiable in the open interval 0,1/2। नाउ देखो गाइज, अब हम लोग ना कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस एलएमवीटी जो हमारे पास है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिखा दिए। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे एफ पी और एफ ए की वैल्यू चाहिए, तो वो निकाल कर रखेंगे तब तो यहाँ पे पुट करना होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि चलो सबसे पहले एफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ए का मतलब होता है F0, तो F0 जैसे ही फाइंड करेंगे तो जो भी हमारे पास फंक्शन है वो इस तरह से है ना लिखेंगे। देखो 0 इंटू समथिंग है तो वो 0 होगा, और अगर हम यहाँ पे f(1/2) निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ से 1/2 - 1, और अगेन आ जाएगा 1/2 - 2। अब देखो इससे क्या होगा ना कि 1/2 तो ठीक ही है, इंटू अगर 1/2 में 1 लेस होगा तो माइनस का 1/2 होगा, और 1/2 में 2 जाएगा तो माइनस का 3/, कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जो f(1/2) की जो वैल्यूज होंगे यहाँ पे, वो माइनस का माइनस प्लस, तो 3/2 4 2 8 आएगा, मतलब कि 3/8 आ गया हमारे पास एफ बी की वैल्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो हमको अभी तक किसका है ना, एक एफ डैश एक्स की ज़रूरत है और एक किसकी ज़रूरत है, दोनों का। ठीक है, तो इसे हम बगल में नोट डाउन कर लेते हैं, फिर सभी को रीच कर देते हैं। देखो तो हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू लाया निकाल कर, वो क्या आ रहा है गाइज, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2, और f(0) की वैल्यू हमने 0 लाया, और f(1/2) की वैल्यू हमने 3/8 लाया। ठीक है, इसकी ज़रूरत है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखें। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से हम लोगों को लैग्रेंज के अंतर्गत जो C मिलता है ना, अगेन y लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, there will be at least one point C, और C एक पॉइंट आता है हमारे पास, मतलब लैग्रेंज के अंतर्गत। ठीक है, जिसका वो क्या होता है, जो रेंज होता है इस तरह से लेते हैं ना, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू, इसे नोट कर देना होगा गाइज यहाँ पे है ना। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा, और साथ ही साथ कितना आ जाएगा b/a। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको लिख डाला है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या आती है बात कि हमको C की वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश सी है यहाँ पे हमारे पास, एफ डैश एक्स की वैल्यू है ना, कितना है 3x² और कितना है -6x, और प्लस कितना है 2 है। अब इसको अगर हम C से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू होगा। तो चलो रिप्लेस XY C इन
एफ डैश एक्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्स उसी से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश सी होगा इधर साइड में, क्योंकि यहाँ जब सी रखेंगे तो सी हो जाएगा, उधर साइड में क्या हो जाएगा 3c² माइनस 6x, तो 6c हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो 6c अब प्लस कितना 2। अब देखो एफ डैश सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, तो ये बोला है कि एफ बी माइनस एफ ए होता है, और एफ बी माइनस एफ ए का मतलब क्या होता है कि एफ बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। एफ बी की वैल्यू कितना था 3/8, तो यहाँ से 3/8 आ जाएगा, और माइनस का 0 और अपॉन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब कितना 1/2 माइनस 0, और इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस का 2। देखो गाइज ये अभी से सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि 0 माइनस मतलब इतना माइनस 0 और इतना माइनस 0 अगर हम करते हैं तो वो तो हमारा टर्म वही होगा, 0 से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/8 और इंटू ये जो 1/2 है ना, इसे 2/1 कर देंगे, और यहाँ से 3c² माइनस 6c प्लस का कितना 2 होगा। 2 4 8 काट दो, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 4 से कितना आ जाएगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म के साथ, तो 12c² माइनस 6 4 जा 24c प्लस कितना 4 2 जा 8, और इक्वल टू इधर से क्या बचेगा 3। तो जो हमारे पास फाइनल आएगा वो 12c² माइनस 24c और प्लस कितना आ जाएगा, 3 को अगर लेफ्ट लाओगे तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 आएगा इक्वल टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर जो सी की वैल्यू आएगा वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, लैग्रेंज का सी होगा, है ना। देखो अब इसे किस तरीके से हम लोग करेंगे वो देखते हैं। देखो गाइज ऐसे यहाँ पे 12 5 जो है ना वो 60 होता है, और 60 का मतलब 60 आ जाएगा ना, तो अभी 60 का क्या करेंगे, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में जैसे बताया जाता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करने की प्रयास करते हैं। अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो क्या करना होता है, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। देखो 12 5 जो 60 है, 60 का अगर एलसीएम लिया जाए तो वहाँ से 24 लाना जो है ना मुश्किल होगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसे हम फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ लिखता हूँ बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से कितना हो जाएगा गाइज 12c² माइनस 24c और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो गाइज एक बात मैं बता दूँ, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, मतलब माइनस का b होता है सबसे पहले, है ना। आगे साइड में क्या होता है माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन क्या होता है 2a होता है। कब, जब इक्वेशन x में डिफाइन है तब। हमारा तो इक्वेशन c में डिफाइन किया गया है, तो वहाँ पर c इक्वल टू टर्म लिखना होगा हम लोगों को। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत जो है ना कोई भी इक्वेशन का जब हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा, तो वहाँ से उसको कुछ कंडीशंस होते हैं, उसे भी जानना जरूरी है यहाँ पे। जैसे इसकी 3 कंडीशन है कि जो हम लोग d निकालते हैं, पता है ना d क्या होता है, तो d का मतलब होता है b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब x² है हमारे पास, तो अगर सबसे पहला d ग्रेटर देन अगर 0 होगा तब इसका जो है ना क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है। और अगर d हमारे पास थर्ड कंडीशन है इसका, ये टर्म नहीं है, कंडीशन है पूरे के लिए, ये भी पूरे के लिए, है ना, और ये भी पूरे के लिए। देखो d अगर लेस देन 0 होता तब क्या होता है, तो इस केस में होता है नो रियल रूट, पढ़े होंगे हम लोग, है ना, नो रियल रूट्स। और इस केस में होता है रियल रूट, रियल रूट्स। और साथ ही साथ क्या होता है गाइस, यहाँ पे इक्वल भी होता है, मतलब इस केस में रियल एंड इक्वल होता है, और इस केस में रियल तो होगा, साथ में जो है ना क्या होता है अनइक्वल होता है। ये सब क्लास 10th में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले d को फाइंड करना होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो लेट्स अप्लाई। देखो क्लियरली कैपिटल A की वैल्यू 12 ले लेते हैं, b की वैल्यू माइनस 24 ले लेते हैं, एंड कैपिटल C की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5। तो देयरफॉर यहाँ से d अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू माइनस का 24 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस 4ac, तो 4 तो ठीक ही है, a की वैल्यू 12 होगा और c की वैल्यू 5 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है गाइस
576 होता है ना। तो यहाँ क्या लिखना होगा 576 माइनस पता है 240 होगा 240, ठीक है। इसे जब लेस कर दिया जाए तो कितना आएगा 6, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितना आ गया 336। अब इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर डी की वैल्यू इतना है तो अंडर रूट डी यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को जो है ना पुट करना होता है। तो 336 का अगर डी फाइंड करना है रूट के अंतर्गत तो उसे है ना एलसीएम से हम लोग करते हैं हमेशा। तो कितना आएगा 8 है और एक 168 आ जाएगा, यहाँ पे 84 आएगा, यहाँ से 42 आएगा, यहाँ से 21 एंड 3 से 7 जा, ठीक है। देखो जिसका पेयर होता है वो हमेशा रूट से बाहर आता है। तो चलो 2 × 2 हम इधर कर देते हैं और रूट के अंतर्गत जो है ना 7 3 जा 21 रह जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 अंडर रूट 20 का 1, दिस इज अंडर रूट डी। चलो तो हम लोगों ने इतना काम करा। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं, बस सिंपल है, इसके आगे रूट्स फाइंड करना है ना। देखो अब यहाँ से अगर हम इसके रूट्स की बात करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास अंडर रूट डी आ गया है। तो देयरफॉर सी इक्वल टू जो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी का मतलब कैपिटल बी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लेट करा इस तरीके से, है ना। और अंडर रूट मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई कितना आ जाएगा 2a का मतलब कैपिटल में लेट करा हमने, तो कैपिटल में लेकर चलते हैं। और ये वाला c जो है गाइज वो ये वाला c के बराबर नहीं है ना। अभी हमने बताया था ना कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास x में होता है तो जो x की वैल्यू निकालते हैं इस तरह से करके, तो वो c है में इक्वेशन दिया हुआ है हमारा ये वाला जो इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो c की वैल्यू आएगा। तो देखो माइनस b का मतलब क्या हुआ, b हम लाए ना निकल कर, कितना है -24 है, तो माइनस तो पहले से है और माइनस का 24 यहाँ पे फिर से लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 21 मतलब 4√21 और अपॉन कितना है 2 × a की वैल्यू कितना आएगा 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखना होगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो 24 प्लस माइनस 4√21 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 × 12, पता है ऊपर 4 कॉमन में भी आएगा, तो 4 कॉमन कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो इस तरह से बचेगा। देखो 4 कॉमन करेंगे तो 4 से ये 24 है 6 बार में, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 6 आ गया और 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 20 का 1 अब यहाँ से काट दो, 3 टाइम्स कटेगा। तो हमारे पास जो रूट्स आ रहा है निकल करके वो 6 के साथ प्लस माइनस अंडर रूट 21 अब आई 3 2 जा कितना हो गया 6 आ रहा है ना। तो देखो हम लोग पढ़े हैं ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत जो है ना इसके दो मतलब रूट्स होते हैं। तो दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखो जो हमारे पास दोनों रूट्स होगा यहाँ पे वो क्या है, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू, देखो एक बार प्लस में लेना होता है एक बार माइनस में, तो प्लस अंडर रूट 21/6 कर देते हैं और कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का, तो 6 माइनस अंडर रूट 21/6। तो दिस इम्प्लाइज 6 इक्वल टू, देखो इसको अलग अलग करेंगे गाइज, यहाँ से 1 प्लस अंडर रूट 21/6 हो जाएगा और यहाँ से अगर इसे अलग अलग किया जाए तो 1 माइनस 21/21 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अलग अलग करने पे। देखो तो हमारे पास जो है ना सी की यहाँ पे 2 वैल्यूज आए हैं, एक तो आ गया 1 प्लस अंडर रूट 21/6 एंड जो सेकेंड है वो 1 माइनस अंडर रूट 21/6 है, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे सी की कौन सा वैल्यू को जो है एक्सेप्ट करेंगे वो कौन बताता है, इंटरवल बताता है, ठीक है। देखो अब यहाँ से नॉर्मल दिमाग लगाया जाए कि 0 और कॉमा 1/2 है, तो विच वैल्यूज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, नंबर लाइन पे ज़्यादा चलेगा पता। देखो मान लो यहाँ 0 है अरे 1 है, अब इन दोनों में से हम कह दें कि कौन सा वैल्यू इस इंटरवल में है। तो देखो गाइस थोड़ा समझते हैं कि 1 प्लस यहाँ से पता है रूट 21 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग और उसे जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही। तो जैसे ही हम 1 में प्लस करेंगे 0 पॉइंट समथिंग को, जैसे देखो ना मान लो हमारे पास 1 है प्लस यहाँ से मान लो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी मिल गया इस तरीके से, ये नहीं आएगा बट इस तरह से मान लो कुछ अगर आया तो 1 में उसे ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू पता है ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा राइट लेकर के, तो इस वैल्यू को तो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से लिखे पड़ेगा हम लोगों को इस तरीके से कि c इक्वल टू
1 प्लस अंडर रूट 20 1/6 जो है डजेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0,1/2। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बात चल रहा है पता कि वो वैल्यू थोड़ा सा आगे खींच सकेगा, है ना। देन तो यहाँ देन नहीं सो लिखे हम लोग। देखो 1 माइनस समथिंग, अब पता है कि 1 में से अगर थोड़ा सा भी जैसे मान लो ना कि फिर से अगेन इसकी वैल्यू यही आ रहा है, और यहाँ जैसे ही हम 1 माइनस मान लो 0.486 इस तरह से कुछ करेंगे तो 1 से पीछे आ जाएंगे हम लोग। 0 से क्रॉस तो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस में तो जाएगा नहीं, प्लस में ही रहेगा। लेकिन ये पता है हम लोग को कि 1 से कम रहेगा, मतलब इस इंटरवल में वो आएगा। तो c इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 21/6 बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0,1/2। तो यही तो हम लोग को फाइंड करना था। तो c की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? दिस वन। हेंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। तो गाइज ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का कंप्लीटेशन। क्लियर? तो हम लोगों ने इस तरह से वर्कआउट को करा। अब देखो, अब कभी कभी क्या है ना कि जैसे हम यहाँ पे फैक्टराइज इस चीज़ को नहीं कर पाए थे, मतलब जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक था इस तरह से सी में था, ठीक है, फैक्टराइज नहीं कर पाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ा। कहीं कहीं क्या होगा डायरेक्ट वो फैक्टराइज होगा, तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं करेंगे वहाँ पे। ये तभी जब मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी हम लोग यूज करते हैं जब किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन जो है ना डायरेक्टली संभव नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो इस क्वेश्चन में हम लोग किए, तो हम लोगों ने जब इसको फैक्टराइज करने का प्रयास किया तो फैक्टराइज एक्चुअली हो नहीं रहा था। तो नहीं हो रहा था तो हम लोग क्या करें कि उसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फार्मूला पर लेकर के चले गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वर्क को करेंगे। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइज आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चीज़ें समझ आ गई हो तो अच्छी बात है। अब हम लोग जो है ना लेक्चर 2 का समापन यहीं पे करते हैं। अब हम मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ, जो कि नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।